नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करेंगे राहु और कुंभ राशि की। कुंभ राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, जिसमें धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वाषाढ़ा। कुंभ राशि आकाश की महत्वपूर्ण राशि है और यह विकास के चरम को दर्शाती है। आकाश के विकास या ज़ोडिएक के इवोल्यूशन की यात्रा है, जो मेष राशि से शुरू होती है और कुंभ राशि में आकर वो मानव के विकास को भी दर्शाती है। ज़ोडिएक की यात्रा मेष राशि से शुरू होती है और उसका प्रतीक मेढ़ा है, यानी रैम। रैम और मनुष्य का जो संबंध है वो बड़ा डिफरेंट है। रैम जो है, मेढ़ा जो है, जंगल में रहता है या पहाड़ में रहता है और उस समय मनुष्य या तो केव में रहता था, गुफा में रहता था या झुग्गी झोंपड़े में रहता था। तो पहली मनुष्य की यात्रा का वो सहायक है। मेढ़े को मात्र सहायक कहना थोड़ा उसके साथ अन्याय होगा, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मानव के जीने का सहारा है। विकास के क्रम की दूसरी राशि वृष है, टॉरस है, और इसका प्रतीक बैल या सांड, बुल या ऑक्स है। बुल के साथ बुल ने आदमी को डोमेस्टिकेटेड होना सिखाया और बंजर ज़मीन को जोतकर उसके विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया और साथ में उसे ग्रस्त भी बनाया। उससे पहले मनुष्य भटक रहा था। इसी क्रम में मिथुन राशि जो है वो आकाश में युग्म, स्त्री और पुरुष के आलिंगन की यात्रा है। यहाँ से मानव के विकास का एक नया अध्याय शुरू होता है और वो अब जुड़ने को तैयार है, बंधने को तैयार है। बंधने का साइन है स्त्री पुरुष का मेल। और मनुष्य की यात्रा में यह एक बहुत बड़ा जंप था। कर्क राशि का प्रतीक केकड़ा या क्रैब है। केकड़ा के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो अपनी पीठ पर पूरा घर लेके चलता है। एक मुझे शेर याद आ रहा है, एक मेरे मित्र ने सुनाया था कि बेशहर सही बेघर ना कहो साबिर को, अपने कांधे पे अपना मकान लिए फिरता है। तो ये अपना मकान अपने कांधे पे लिए फिरता है। ये क्रैब के बारे में बात करते हैं, केकड़े के बारे में बात करते हैं। और इसकी जो आँखें हैं वो दूरबीन की तरह होती हैं, टेलीस्कोप। ये दूर की यात्रा को देख सकता है। तो इसने मनुष्य की जो सोच है उसको कई गुना आगे बढ़ा दिया। तो वहाँ से तो आदमी कभी कवि हो जाता है, कभी साहित्यकार हो जाता है, कभी संगीतकार हो जाता है, कभी फिलोसफर हो जाता है, और कहीं दुनिया के जितने भी रिसर्च हैं, सृजन के मार्ग खुलना शुरू हो जाते हैं। और इस राशि का स्वामी वैसे भी चंद्रमा है, तो आप जानते हैं। तो चिंतन, मनन, विचार का अथाह समंदर यहाँ से व्यक्ति के मन से निकलना शुरू होता है। और यहीं पर, चूँकि ये वाटर का साइन है, यहीं पर उसकी जो भावनाओं में जो गुलाटियाँ होती हैं, जो ऊपर नीचे होता है, वो भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ से आदमी के इमोशन की यात्रा भी शुरू होती है और इमोशंस हर समय अच्छे नहीं होते। सिंह राशि मूलतः तो आत्मपरक राशि है, लेकिन आत्मा की फिक्र तो बिरले करते हैं। लेकिन अहंकार, घमंड में हर आदमी कभी न कभी फंसता है। तो ये आपके अहम और घमंड की बात को दर्शाता है, जो हर आदमी के भीतर होता है। आपकी राशि सिंह हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन घमंड और अहम ना हो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा व्यक्ति दुनिया को भले जीत ले, लेकिन अपने अहंकार का शिकार हुए बिना नहीं रहता। आकाश के उद्भव के साथ साथ मनुष्य का विकास भी हुआ है। इवोल्यूशन का संबंध तो आकाश से है, लेकिन वो प्रखर मनुष्य में ही होता है। इसलिए वेद बोलते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इस राशि में जो यौवना है वो अपना सब कुछ दांव पे लगाकर स्त्री होने की फिराक में है। वो स्त्री होना चाहती है कि मैं अपने यौवन को छोड़ सकती हूँ
क्योंकि वो मासूम कन्या है, जो यौवन की दहलीज पर है, वो यौवन का त्याग करने को तैयार है, बशर्ते उसे स्त्री और माँ बनाया जाए। और इस राशि ने ही आदमी के अहम को बहुत तरीके से रोका है, कभी बेटी के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी माँ के रूप में। तो राशियों का महत्व ऐसा भी है, पूरे समाज को हम राशियों में देखते हैं। और यहाँ पर आदमी अपने अहंकार को छोड़कर खुद को पाने की होड़ में लग जाता है। झुकता तो आदमी वही है, स्त्री की गोद में, चाहे माँ हो या बेटी हो या पत्नी हो। तुला राशि जीवन को भौतिक तुला या बैलेंस प्रदान करती है। और यहाँ पर भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का बड़ा ज़बरदस्त मेल है। कुछ लोगों को शायद मेरी बात समझ में ना आए या विचार एकदम क्लियर ना हो। जब भी आदमी भौतिकता का चरम देख लेता है तो उसके पास आध्यात्मिक होने के अलावा कोई मार्ग नहीं बचता। बुद्ध तो राजा थे, महावीर तो राजा थे, फिर क्या ज़रूरत थी। तो प्रचुर मात्रा में भौतिकता देखने के बाद ही मालूम पड़ता है कि अब इसमें रखा क्या है। गरीब के लिए तो अन्न से बड़ा कोई देवता नहीं होता। जब भी भौतिक सुखों को झेलने की भूख मिट जाती है तो व्यक्ति स्वतः ही धार्मिक या आध्यात्मिक हो जाता है। वृश्चिक राशि, जिसका प्रतीक एक अथाह जलाशय है, उसकी था पाना भी आसान नहीं है। अगर मानव अपनी भावनाओं के भंवर में ना फंसे तो वो अज्ञात के वो रहस्य जान सकता है जो वाकई जानने योग्य है। जीवन एक रहस्य है और उसमें भी सबसे बड़ा रहस्य सेक्स और मृत्यु है। और यह राशि दोनों ही क्षेत्रों में अपना पूरा अधिकार रखती है। और जब भी कोई आदमी इन दोनों से निकल जाता है, इन दोनों के भय से निकल जाता है, इन दोनों के मोह से निकल जाता है, इन दोनों के लालच से निकल जाता है, तब वो मंत्र में जा सकता है, तंत्र में जा सकता है, ज्योतिष में जा सकता है, अज्ञात में जा सकता है। और यह जो राशि है वृश्चिक, जिसका स्वामी मंगल है, कि वो अज्ञात के स्रोत रखता है, जहाँ पर जीवन में क्या होता है, क्यों आते हैं, कहाँ जाते हैं, वो खुलने लग जाते हैं। लेकिन हम डर के जीते हैं कब मर जाएंगे। और सेक्स हमारे लिए बचपन से एक ऐसा अट्रैक्शन है जो बुढ़ापे तक ख़त्म नहीं होता। इसलिए ये राशियाँ महत्वपूर्ण भी हैं। हम खुद को जाने तो हम ग्रहों में ग्रह कौन सा बैठा है उसको भी जान सकते हैं। धनु राशि एक दूसरे जगत की बात करती है, जहाँ पर मानव और उच्च कोटि के पशु अश्व का अद्भुत मिलन है। अगर इसका प्रतीक देखेंगे, प्रतीक चिन्ह, तो आपको महसूस होगा कि घोड़े के पांव उस ज़मीन में गड़े हुए हैं, आधा उसका पोर्शन धड़ बाहर निकला हुआ है, और उस धड़ से एक आदमी निकलता है और उसके हाथ में धनुष है, प्रत्यंचा उसकी खिंची हुई है, वो कहीं दूर लक्ष्य ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर इवोल्यूशन का एक नई यात्रा है। तो पशु एनर्जी, वो भी उच्च कोटि का पशु, अश्वनी, अश्व, और ज़ोडिएक की यात्रा अश्वनी से शुरू होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो साइन है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है धनु राशि। यहाँ पर उससे प्रत्यंचा चढ़ा रखी है, दिशा नहीं मालूम। अगर वो दिशा का ज्ञान कर ले, लक्ष्य का ज्ञान कर ले, तो वो कमाल कर सकता है। तो यह राशि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को एक चांस देती है। आपका कोई लग्न हो, कोई राशि हो, डजंट मैटर, कि आप अगर लक्ष्य आपका निर्धारित है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो अप्राप्य हो, जो इम्पॉसिबल हो। हमारा लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता। लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं, फोकस को बढ़ाएं, तो फिर बात निकलेगी तो दूर तक लग ही जाएगी। धनु राशि तक आते आते आकाश की यात्रा
एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है और बहुत द्रुत गति से ये फिर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। धनु राशि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे विष्णु की नाभि या गैलेक्टिक सेंटर बोला जाता है, आकाश का। तो वो सेंटर है जो इसको जान लेता है, वो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के सारे रहस्य जान सकता है। दुनिया को या ब्रह्मांड को नापने का कार्य भी इसी राशि के द्वारा किया जाता है मूलतः। और इस राशि का स्वामी आप जानते हैं बृहस्पति है। मकर आकाश की 10वीं राशि है और इसका संबंध मनुष्य की गतिशीलता को दर्शाता है। राशि का स्वामी जो है उसे कहते हैं शनि शनि शनिश्चरा। वो चलता तो धीरे है लेकिन बहुत स्टडी होता है। तो वो इस दुनिया के किसी भी कछुए से ज़्यादा अनुशासनबद्ध होता है, इसलिए वो इस दुनिया के तमाम खरगोशों को हराने की क्षमता रखता है। शनि की चाल में क्रमश का बहुत महत्व है। जब भी कोई काम क्रमशः किया जाता है, एक प्रतिबद्धता के साथ किया जाता है, एक अनुशासन के साथ किया जाता है, तो फिर उसकी चाल बहुत दूर तक निकल जाती है। कुंभ राशि आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो आकाश और मानव की चरम को दर्शाती है। यहाँ पर आकर मानव ने जो भी पाया है उससे उसका पात्र ना केवल लबालब भरा हुआ है बल्कि छलक भी रहा है। यहाँ आकर अहम, घमंड, अहंकार, लोभ, लालच, बेईमानी सब अपने से ढहना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि इस दुनिया का प्रत्येक आदमी कुछ ना कुछ अपनी क्षमता से बांटना प्रारंभ भी कर देता है। वहाँ वो ये भी नहीं सोचता कि ये अपना है या पराया। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी ना तो हुआ ना होगा जिसने अपनी क्षमता के अनुसार अपने लोगों को या पराये लोगों को, उसके पास ज्ञान हो, धन हो, अनुभव हो, संपदा हो, उससे बांटने में आनंद ना लिया हो। कंजूस से कंजूस आदमी भी कभी ना कभी कुछ तो बांटता है। तो यह वो राशि है जो आपको बांटने की कला सिखाती है। जब तक आप बांटेंगे नहीं तो आपका ग्रोथ नहीं होता। तो अगर इस दुनिया में आज भी इस दुनिया चलती है तो उसका श्रेय मैं इस राशि को दूंगा कि यहाँ पर आदमी बांटना चाहता है। बल्कि चाहे टेररिस्ट हो, डाकू हो, वो भी कहीं ना कहीं दया और करुणा लेके घूमता है। करुणा की बात जो भगवान बुद्ध किया करते थे उसका स्रोत कुंभ राशि है। फर्क नहीं पड़ता उनका क्या लग्न था, लेकिन इस राशि के बिना करुणा आपके अंदर घर ही नहीं कर सकती। अब हम बात करेंगे इस राशि के नक्षत्रों और उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों की। हमारे पास पहली कुंडली आशा भोसले की है और इन्हें कौन नहीं जानता। ये लता जी की छोटी बहन है और इनकी एक अपना स्टाइल है, अपनी साख है और अपने कारण जानी जाती है। बहन के कारण नहीं जानी जाती, अपने कारण जानी जाती हैं। और इनकी ज़िंदगी में जो राहु है यहाँ पर वो बैठा हुआ है धनिष्ठा में, एकादश भाव में। लग्न आपके सामने मेष राशि है। धनिष्ठा में जब राहु होगा यानी मंगल के नक्षत्र में होगा तो ये रेबेलियन थी। इनके बारे में अगर आप जानते हो तो इन्होंने जो लता मंगेशकर की सेक्रेटरी थे मिस्टर भोसले, उनसे भाग के शादी की थी। तो रिबेलियन होने का सबूत मिलता है। फिर अपना स्टाइल है। व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर राहु ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है कि आप उस समय के समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी कम उम्र के आर.डी. बर्मन से शादी की। ये आप सब जानते हैं, इन बातों का ज़्यादा मतलब नहीं। 71 में 1971 में और चली 89 तक। इस दौरान इनसे पहले का कैरियर देखें, उसके बाद का देखें तो इनका स्टाइल अलग हो गया। इस दौर में जो इन्होंने गाने गाए वो अलग थे। उससे पहले गाने गाए बहुत अच्छे थे। इसके बाद इनका स्टाइल अलग है। आर.डी. बर्मन का देन थी, औरों की देन थी। सबके साथ काम किया हुआ है, जितने म्यूज़िक डायरेक्टर थे, सारे जितने लिरिक्स थे, सबके साथ काम किया हुआ है। और
इनका स्टाइल गज़ल हो, सिंगिंग हो, भजन हो, कुछ हो, कव्वाली हो, टॉप क्लास हैं। तो राहु में आप अपने को खोज लेते हैं। और 71 से अगर 89 का आप कैरियर देखें तो बेहतरीन कैरियर था। उससे पहले अच्छा था, उसके बाद बहुत अच्छा नहीं हुआ। एक फिल्म थी उमराव जान, आपने देखी होगी। उसमें जो इन्होंने खय्याम म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ गाने गाए थे, गज़ल्स गाई थी। कहती हैं कि मैं खुद की आवाज़ नहीं पहचान पाई, एक नया स्टाइल था। ये फिल्म शायद 82-83 में आई थी। तो ये वो स्टाइल देने वाले लोग हैं। बाकी कैबरे हो, कोई नृत्य सॉन्ग हो, इसमें इनका जवाब नहीं था, सानी नहीं था। तो यहाँ पर दशाएं और भी होती हैं, लेकिन राहु का अपना कमाल आपको देखने को मिलता है। एक और कुंडली है मेरे पास, ये सैफ अली खान की कुंडली है। वृश्चिक लग्न है, आप देख पा रहे हैं। और इनका जो राहु है वो सतभिषा में है, यानी अपने ही नक्षत्र में। तो राज परिवार से हैं, माँ भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी हैं, पिता क्रिकेट के कैप्टन थे मंसूर अली खान पटौदी। तो बड़े परिवार से हैं। तो इनको भी राहु की दशा आगे इत्तेफाक से ना आए तो फ़र्क नहीं पड़ता। सतभिषा में राहु है तो राहु अपने नक्षत्र में इस्टेब्लिशमेंट तो देगा। और ये 16 साल की उम्र में राहु की दशा आई थी, 34 में ख़त्म हुई। तो 86 से लेकर 2004 तक इसमें इन्होंने अपने को ढूंढा और खोज नहीं पाए। फिर इनकी दूसरी इनिंग शुरू होती है। पहला विवाह हुआ अमृता सिंह से, 2004 के आसपास ख़त्म भी हो गया। उसमें 2-3 बच्चे हुए, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अपनी ज़िंदगी है, लेकिन राहु खुद को खोजने के लिए एक मौका देता है और कम उम्र में दिया और कम उम्र में देखा, खोजा। जो खोज राहु की खोज होती है वो कई बार आगे जाकर रिजल्ट देती है। कई लोगों को वहीं का वहीं रिजल्ट देती है, लेकिन हम खोजते राहु में ही हैं। चाहे प्रत्यंतर दशा हो, अंतरदशा हो, महादशा हो, तो क्या कहने। लेकिन अगर आप देखेंगे 16 से 34 के बीच में ही इन्होंने अपने को खोजा। उसके बाद एक अलग इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत बढ़िया से जी रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हर किसी के साथ रहती हैं, इनके साथ भी हैं। बात करते हैं अगली कुंडली की। हमारे पास एक और चमत्कारी कुंडली है, और ये है धीरू भाई अंबानी की। इनको मैं जानता था और जब तक ये रहे अक्सर मुलाकात होती रहती थी। बॉम्बे आना जाना रहता था। बहुत बढ़िया आदमी थे, क्या बात है। इनका जो राहु है तृतीय भाव में है, सतभिषा में है। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, सैफ अली खान की तरह नहीं है, लेकिन यहाँ राहु तीसरे भाव में है, अपने नक्षत्र में है। और इनको राहु की दशा आती है 1963 से लेकर 1981 तक। और जो लोग इनके इतिहास को जानते हैं उन्हें पता है कि धीरू भाई से धीरू भाई अंबानी बनने की यात्रा इसी दौरान में होती है। और वहाँ से जो धन संपदा प्राप्त करने का जो प्रोसेस शुरू हुआ, फिर वो पीढ़ियों में चला गया, वो ख़त्म ही नहीं होता। और यह यात्रा बड़ी लंबी चलने वाली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राहु तृतीय भाव में सतभिषा के नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में वो करने को तैयार है जो अद्भुत है, जो यूनिक है, जो हर जगह नहीं होता। यहाँ राहु का प्लेसमेंट भी अच्छा है और नक्षत्र उसका अपना है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान कि राशियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नक्षत्र हैं, और उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राहु है। चूँकि हम राहु की बात कर रहे हैं, राहु का हर राशि के साथ, हर नक्षत्र के साथ एक अलग व्यवहार है, एक तरह का व्यवहार नहीं करता। पहले हमको इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा कि राहु षड्यंत्र करता है। हमें लगता है कि राहु के साथ ही षड्यंत्र होता है, ये उसकी कहानी बताती है। हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है। मुझे अन्याय का मतलब ये भी है कि मैं इस स्थिति से निकलूं। अगर मान लो मेरे पास रोटी खाने को नहीं है, तो मुझे रोटी खाने का हक तो है, मैं कैसे खाता हूँ उसको रोटी खाने का रहस्य पता करना पड़ेगा ना, कहाँ से मुझे लगातार रोटी आती है। छोटी सी बात से उदाहरण दिया, वहीं से आदमी सोचता है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता, या बहुत बड़ा साइंटिस्ट क्यों नहीं हो सकता, या मैं लेखक क्यों नहीं हो सकता, बहुत बड़ा ज्योतिषी क्यों नहीं हो सकता। तो ये सब राहु की देन है। मिलेंगे अगली बार अगली राशि की बात करें।